इस वीडियो में हम विज्ञान भारती जो कि कक्षा 7 की अभ्यासकार पुस्तिका है उसके इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति इसके प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों जिस लकड़ी की मेज पर तुम बैठते हो वह क्या है? क्या वह पदार्थ है? पदार्थ द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों नाक, त्वचा, जीभ, आँख, कान द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस होती है। वायु हवा को हम आँखों द्वारा नहीं देख सकते, परंतु उसका अनुभव हम हिलते हुए पत्तों को देखकर कर सकते हैं। आओ अब इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे ये एक डंडे से लटका हुआ गुब्बारा है, एक फूला हुआ गुब्बारा है, दूसरा पिचका हुआ गुब्बारा है। तो नीचे लिख रहा है अब कि एक पतली सी लकड़ी की डंडी के सिरों पर एक तरफ पिचका हुआ तथा दूसरी तरफ फूला हुआ गुब्बारा धागे की सहायता से बांधकर लटकाइए। डंडी के बीचों बीच एक धागा और लगाइए जैसे तराजू को बनाते हैं। देखिए क्या होता है। अब नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि क्या हवा में भार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। यहाँ हम हाँ लिखेंगे। फिर बा है क्या हवा स्थान घेरती है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा हाँ। यहाँ हम हाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद आगे जो प्रश्न है दूसरा, ये कह रहा अपने आसपास की वस्तुओं को ठोस, द्रव और गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ दिया है ठोस, यहाँ द्रव, यहाँ गैस। अब ठोस में पुस्तक, कुर्सी, मेज इसको लिखेंगे। फिर द्रव में दूध, मिट्टी का तेल, पानी। फिर गैस में हो जाएगा धुआं, वाष्प, ऑक्सीजन, ये सब गैस है। अब इसके बाद अगला प्रश्न उसको हल करेंगे। यहाँ पे कह रहा है सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। इन तीनों अवस्थाओं में इनके अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। यह बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम तथा गैस के अणुओं में सबसे कम होता है। अब फिर कह रहा आओ करके सीखें। आवश्यक सामग्री कांच अथवा प्लास्टिक या पारदर्शी कटोरी, गिलास, भगोना, पत्थर, पानी तथा धूप बत्ती आदि। अब इसके बाद यहाँ पे ये कटोरी है, ये गिलास है, ये भगोना है। और कह रहा चित्र A के अनुसार एक छोटे पत्थर के टुकड़े को कटोरी, गिलास तथा कटोरे में बारी बारी से रखने हैं। फिर यहाँ पे अब कह रहा है कि क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस पत्थर का आकार या आयतन बदलेगा, हाँ या नहीं, और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि ठोस पदार्थ में अणु अत्यंत पास पास होते हैं, जिसके कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान कम होता है। इसलिए ठोस का आकार और आयतन
निश्चित होता है। फिर इसके बाद अब चित्र बी के अनुसार तीनों बर्तनों में पानी भरते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या द्रव जल का आकार तथा आयतन बदलता है? हाँ अथवा नहीं और क्यों? तो इसका उत्तर होगा आकार बदलेगा परंतु आयतन नहीं, क्योंकि द्रव पदार्थ के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अब चित्र सी के अनुसार तीनों बर्तनों में बारी बारी से जलती हुई धूप बत्ती रखते हैं। कह रहा है कि क्या धुआं गैस के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन होगा? हाँ अथवा नहीं और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, क्योंकि गैस अवस्था में गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है, जिस कारण गैस को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा कह रहा, नीचे दिए गए गोलों में बिंदी चिपकाइए और बताइए कि यह गतिविधि क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे ये जो पहला चित्र है ये ठोस अवस्था को दर्शाता है, दूसरा द्रव अवस्था को और तीसरा जो है गैस अवस्था को दर्शाता है। फिर पांचवा है, परमाणु पदार्थ अथवा द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। अधिकतर दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिसे अणु कहते हैं, जैसे जल, नमक आदि। तो यहाँ पे चार चित्र बना हुआ है। ये पहला जो चित्र है ये किसी तत्व के परमाणु को दर्शा रहा है। दूसरा जो चित्र है ये किसी तत्व के अणु को दर्शा रहा है। और तीसरा जो चित्र है ये किसी यौगिक के अणु को दर्शा रहा है। और चौथा चित्र जो है ये तत्व एवं यौगिकों का मिश्रण इसको दर्शा रहा। फिर नीचे इसमें लिखा है कि तत्व में केवल एक ही प्रकार का परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कई तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके एक अणु में केवल एक परमाणु होता है, जैसे हीलियम। अब आगे इसके हीलियम, नियान, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं तथा अनिश्चित अनुपात से मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, जैसे जल, नमक आदि। फिर अब यहाँ प्रश्न है, कह रहा है कि ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र H2O का हो सकता है? तो इसमें चित्र नंबर बी जो है ये होगा। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है दूसरा बी वाला चित्र, ये जो है H2O दर्शाएगा। फिर इसके बाद फिर प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों के अणुओं को देखकर बॉक्स में उनका फार्मूला बनाइए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दिखाया गया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो ये H2O बनेगा। फिर इसके बाद दूसरा जो चित्र है, यहाँ कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो ये जो है इसका फार्मूला CO2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु, एक परमाणु जो है OH है,
तो इसका जो फार्मूला बनेगा NO2OH होगा, ये इसका फार्मूला बनेगा। फिर छठवां प्रश्न ये कह रहा मिलान करिए स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलान करना। जैसे पहला हाइड्रोजन, तो इसका संकेत H होता है, H से मिलाएंगे। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत Cl होता है, इससे मिलाएंगे। फिर कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो संकेत है CO होता है, इससे मिलान करेंगे। फिर ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो संकेत होता है Br होता है, इससे इसका मिलान करेंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो संकेत होता है N होता है, इसका मिलान इससे करेंगे। फिर ऑक्सीजन जो है इसको हम O से दर्शाते हैं, तो इसका मिलान O से करेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 7वां कह रहा नीचे दिए गए रासायनिक सूत्रों में प्रयुक्त अवयवी संकेत लिखिए। तो यहाँ पे है NO2 दिया गया है, तो इसमें जो अवयवी तत्व हैं वो है नाइट्रोजन, N नाइट्रोजन और दूसरा O ऑक्सीजन। फिर इसके बाद दूसरा है दिया है NaCl, तो इसमें जो अवयवी तत्व हैं वो है Na जिसको सोडियम कहा जाता है और Cl जिसे क्लोरीन कहते हैं। फिर यहाँ दिया H2SO4, इसमें H हाइड्रोजन है, S सल्फर है और O ऑक्सीजन है। फिर अगला जो दिया गया है ये है C12H22 और O11, तो इसमें C कार्बन, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, ये तीन इसके अवयवी तत्व हैं। यहाँ कह रहा 8वां रासायनिक सूत्रों को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ C12 है, फिर यहाँ पे इससे जोड़ा गया है ये H22 है और फिर इसको इस O से जोड़ा गया है O11, तो ये C12H22O11, इसका ये हो जाएगा सूत्र C12H22O11। फिर दूसरा है Ca और फिर इसका मिलान किया है C से और फिर C का मिलान किया गया है O3 से, तो ये हो जाएगा CaCO3, ये इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3। फिर इसके बाद तीसरा है H और इसका जो है N से जोड़ा गया है, फिर N को O3 से जोड़ा गया, ये हो जाएगा HNO3, तो इसका सूत्र हो जाएगा HNO3। फिर इसके बाद ये है Na2 और इसको जोड़ा गया है C से और C को जोड़ा गया है O3 से, तो ये हो जाएगा इसका सूत्र Na2CO3, Na2CO3। फिर इसके बाद अब जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पे एक बॉक्स बना है, यहाँ पहले क्रम संख्या है, फिर उसके बाद व्यापारिक नाम है, फिर रासायनिक नाम और फिर रासायनिक सूत्र है। तो पहला जो है नमक है, क्रम संख्या 1 पर नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र NaCl है। फिर दूसरा है संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका सूत्र है CaCO3। फिर तीसरा है लाल दवा, इसका जो है रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका सूत्र है KMnO4, ये इसका सूत्र है। फिर चौथे नंबर पे है चीनी, चीनी का जो रासायनिक नाम है सुक्रोज, इसका सूत्र है C12H22O11। विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, इस प्रकार होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रकार होने वाली क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल प्लस क्षार ये दोनों मिलते हैं आपस में, तो लवण बनता है धन
जल बनता है और ऊष्मा निकलती है। अम्ल और क्षार की क्रिया दी गई है। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो HCl और प्लस NaOH, HCl ये अम्ल है और NaOH ये क्षार है। तो इन दोनों की जब अपक्रिया होगी तो बनेगा NaCl, ये साल्ट बनेगा, लवण बनेगा। और उसके बाद धन H2O पानी बनेगा और धन ऊष्मा निकलेगी। फिर 12वां, नीचे दी गई प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो अम्ल प्लस क्षार ये मिलके लवण बनाएगा, प्लस जल और प्लस ऊष्मा निकलेगी। तो इस ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। फिर इसके बाद है 13वां प्रश्न, मिलान करिए अम्ल क्षार लवण का नाम और इधर औद्योगिक उपयोग। तो खाने का सोडा, इसका उपयोग जो होता है औद्योगिक उपयोग सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में होता है। फिर सिरका है, सिरका का उपयोग सफ़ेदा बनाने में होता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसका उपयोग क्लोरीन निर्माण में किया जाता है। फिर चूना है, चूने का प्रयोग अमोनिया निर्माण में होता है। फिर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग साबुन उद्योग में किया जाता है। इस तरह से हम इसका मिलान करेंगे। फिर अब अगला प्रश्न उसको हल करेंगे। यहाँ पे कह रहा है सही गलत का निशान लगाइए। लिटमस, हल्दी, गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं, ये सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर अम्ल व क्षार की क्रिया से परमाणु बनता है, ये गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं, ये भी गलत है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। फिर चौथा है ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, ये सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि कल राजू अपनी माँ की अचार बनाने में मदद कर रहा था। थोड़ी हल्दी उसके कपड़ों पर लग गई थी, पर यह क्या? जैसे ही उसने हल्दी के दाग को साबुन से धोया वह दाग लाल हो गया था। ऐसा क्यों हुआ होगा, आओ समझें। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तब इनका रंग बदल जाता है। हल्दी भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। क्षार की उपस्थिति में सूचक का रंग लाल हो जाता है। अब फिर यहाँ पे नीचे कह रहा है कि तुम्हारी विज्ञान किट में नीले और लाल रंग की पट्टियों के रूप में कुछ पेपर होंगे, इन्हें लिटमस पेपर कहते हैं या 2 रंग में उपलब्ध होते हैं, नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोने पर वह लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को क्षारक के विलयन में डुबाने पर वह नीला हो जाता है। सामान्य रूप में पाए जाने वाले लिटमस लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। अब नीचे दिया कह रहा आओ बच्चों कुछ खाद्य पदार्थों का हम स्वयं परीक्षण करके देखें। तो यहाँ पहले पदार्थ का नाम है, फिर लाल लिटमस नीला हो जाता है, फिर नीला लिटमस लाल हो जाता है, फिर लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो टमाटर जो होता है ये अम्लीय होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं लगभग सब अम्लीय होते हैं। अब टमाटर के रस में जब हम लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो यह लाल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल में नीला लिटमस पेपर डुबोने पर वह लाल हो जाता है। फिर इसके बाद सिरका है, सिरका भी अम्लीय है। इसमें भी जब हम नीला लिटमस पेपर डुबोएंगे तो वह लाल हो जाएगा, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे।
फिर नमक जो होता है इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर नींबू भी अम्लीय होता है, नींबू के रस में जब लिटमस पेपर डुबोएंगे हम तो वह नीले से लाल हो जाएगा। फिर साबुन है, साबुन क्षारीय होता है, तो साबुन से जब हम लिटमस पेपर को मिलाएंगे तो लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाए, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। 16वां कह रहा है गुड़हल की पंखुड़ियों का चूने के पानी तथा नींबू के पानी के साथ प्रयोग करिए। क्या गुड़हल की पंखुड़ियों का रंग बदलता है? अपने अनुभव को अपनी कार्यपुस्तिका में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुड़हल की पंखुड़ियों को चूने के पानी में डालने पर गुड़हल की पंखुड़ियों का रंग हरा हो जाएगा, क्योंकि चूने का पानी क्षारीय होता है, जबकि गुड़हल की पंखुड़ियों को नींबू पानी में डालने पर पंखुड़ियों का रंग गहरा गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि नींबू का पानी अम्लीय होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति इसके विज्ञान के प्रश्नों को हल करना सीखा। अगली वीडियो में हम इकाई 4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।